Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT 365। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हमने एंड किया था, जो हम PT 365 कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA वैक्सीन दैट इज मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड लंग कैंसर वैक्सीन ट्रायल्स बिगिन इन यूरोप। तभी कैंसर के वैक्सीन ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं यूरोप में। वैक्सीन BNT116 इज डिजाइन टू ट्रीट नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो कौन सी वैक्सीन? BNT116। अब mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है तो उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? वर्क्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पीस ऑफ mRNA। तो mRNA के एक छोटे से पीस को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट करस्पॉन्ड्स टू अ वायरल प्रोटीन, यूजुअली अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्रोटीन फाउंड ऑन द वायरस आउटर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन पे रहता है ना, उसको वो करते हैं। दिस mRNA prompts cell to create viral proteins triggering immune system to produce antibodies and boost the immune system। तो immune system को boost करता है। एग्जाम्पल है mRNA वैक्सीन फॉर COVID-19 डायरेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ अ प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ द कोरोना वायरस नोन एज स्पाइक प्रोटीन। तो स्पाइक प्रोटीन की बात चल रही है यहाँ पे कि mRNA वैक्सीन COVID-19 के टाइम mRNA वैक्सीन यूज़ की थी हमने। अब बेनिफिट्स क्या है? सेफर एज इट डज नॉट कंटेन एनी लाइव और वीकेंड वायरस। तो ये सेफ है क्योंकि ये लाइव और वीकेंड वायरस कंटेन नहीं करता है। ऑल्सो इट कैन बी डेवलप्ड क्विकली अनलाइक अदर ट्रेडिशनल वैक्सीन्स। तो ये बहुत जल्दी इसको डेवलप किया जा सकता है अनलाइक अदर ट्रेडिशनल वैक्सीन्स, तो टाइम कम लगता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड डेवलपमेंट्स में। तो उसमें फर्स्ट है न्यू डेंगू वैक्सीन TAK003। तो न्यू डेंगू वैक्सीन आई है। WHO प्री क्वालिफाइज न्यू डेंगू वैक्सीन TAK003 अलाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। इट इज़ द सेकेंड डेंगू वैक्सीन टू रिसीव WHO प्री क्वालिफिकेशन फॉलोइंग CYD TDV वैक्सीन। तो सेकेंड डेंगू वैक्सीन है जिसको WHO का प्री क्वालिफिकेशन मिला है। अब WHO के प्री क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एश्योर करता है क्वालिटी ऑफ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय UN परचेजिंग एजेंसीज। हाउएवर, inclusion in the list does not imply approval of vaccines and manufacturing sites by WHO. Such approval is a prerogative of the national regulatory authorities. Other vector-borne diseases for which vaccines are included in this list include malaria, yellow fever, Japanese encephalitis और rabies। तो इन सब चीज़ों के लिए भी वैक्सीन प्री क्वालिफिकेशन मिला हुआ है। अब डेंगू के बारे में देखते हैं कि ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू कैसे फैलता है? वायरस से। दैट ट्रांसमिट्स विद अ बाइट ऑफ अ वेक्टर क्या है? विद अ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो है वायरल इन्फेक्शन लेकिन ये फैलता है एडीज मॉस्किटो के काटने से, जैसे कि चिकनगुनिया और जीका। तो चिकनगुनिया, जीका और डेंगू का एक ही वेक्टर है, एडीज मॉस्किटो। एस्केलेट टू सीवियर कंडीशंस लाइक डेंगू हिमोरफिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम इन एडल्ट्स। ये सब भी होता है, ठीक है। फिर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ प्रेग्नेंट मदर टू हर बेबी। तो प्रेग्नेंट मदर से बेबी में ट्रांसफर हो जाता है ऑर्गन डोनेशन के टाइम या ट्रांसफ्यूजन्स के टाइम। करेंटली देयर इज नो एंटी वायरल ट्रीटमेंट और लाइसेंस्ड वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू इन इंडिया। तो अभी कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन या एंटी वायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब इंडिजीनियस टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन की बात करते हैं। डेंगी ऑल हैज़ प्रोसीडेड टुवर्ड्स इट्स फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये जो अभी डेंगी ऑल एक वैक्सीन है ना, उसका फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो आई होप अपन को समझ आया होगा इस डेंगू वैक्सीन के बारे में। अब नेक्स्ट है R21 और मैट्रिक्स M। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन टू अफ्रीका। तो क्या चीज़ की है ये R21 या मैट्रिक्स M? मलेरिया वैक्सीन है।
अब मलेरिया होता कैसे है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय सिंगल सेल पैरासाइट. कौन से पैरासाइट? प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. तो किससे? प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम. तो किससे? प्लाज्मोडियम जीनस से. इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्क्यूटो एनोफिलिस स्टेफेंसी. तो किससे? मॉस्क्यूटो एनोफिलिस स्टेफेंसी से होता है. ओनली फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट एंड ट्रांसमिट मलेरिया. तो ओनली फीमेल जो मॉस्क्यूटो होते हैं वही बस काटते हैं और मलेरिया ट्रांसमिट करते हैं. अब R21 या मैट्रिक्स M क्या होता है? डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड SII लेवरेजिंग नोवावेक्स एडजुवेंट टेक्नोलॉजी. तो क्या है? किसने? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और SII ने मिलकर किया है नोवावेक्स के एडजुटेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए. इट एक्ट्स अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम. तो प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम के अगेंस्ट एक्ट करता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड लॉन्च्ड अ पेडियाट्रिक, मतलब बच्चों के लिए, डोज ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेवीश्योर. तो कौन सी हेपेटाइटिस की वैक्सीन? हेवीश्योर. अब हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं. इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होता है. क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर. ये क्यों, कैसे होता है? इन्फेक्शियस वायरस या एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से भी हो सकता है. इसके 5 मेन स्ट्रेन है, ABCDE. टाइप बी और सी ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा देखा गया है कि बी और सी एक साथ होते हैं. कॉज ऑफ लिवर चिरोसिस, लिवर कैंसर एंड वायरल हेपेटाइटिस रिलेटेड डेथ्स. और यही सबसे ज़्यादा डेथ के कारण है. अब वैक्सीन किसके लिए अवेलेबल नहीं है? टाइप सी के लिए अवेलेबल नहीं है वैक्सीन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ये PYQ का एक ऑप्शन था. क्या था ये ऑप्शन 2019 में? हेपेटाइटिस पे अलग से क्वेश्चन नहीं आया, बट ये एक ऑप्शन था कि वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी. ठीक है. कोडॉन डी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नेक्स्ट टॉपिक है. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड अ निडल फ्री इंट्रानेसल बूस्टर वैक्सीन अगेंस्ट SARS-CoV-2 यूजिंग CDT. तो अब ये CDT क्या है? एक टेक्नोलॉजी है दैट इन्वॉल्व्स डिक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड कोडॉन पेयर्स, जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स फॉर एमिनो एसिड्स विदाउट चेंजिंग द एमिनो एसिड सीक्वेंस. तो एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बिना चेंज किए ये इम्पैक्ट करता है CDT. अब इसके बेनिफिट्स क्या है? एफिशिएंट वायरस एटेन्यूएशन स्ट्रैटेजी है ये, वेयर डिग्री ऑफ एटेन्यूएशन कैन बी रेगुलेटेड एज रिक्वायर्ड. और सेकेंड है कि ये एक्सट्रीमली सेफ है और ये कम टाइम भी लेती है. ठीक है. तो यहाँ पे ये हुआ, CDT भी ख़त्म हुआ और हमने बाकी हेल्थ के जो टॉपिक्स आए हुए थे वो हेल्थ के टॉपिक्स हमने पढ़ लिए. अब इसमें हमारा PYQ वाला पोर्शन है, तो हम पहले PYQs देख लेते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी PYQs आए हुए हैं. ठीक है, एक सेकेंड देना. तो हेल्थ के PYQs देखते हैं. तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं 2000, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं 2015 से. तो 2015 में आया है क्वेश्चन नंबर 6. तो ये हमने देख लिया था 2015 का विथ रेफरेंस टू नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर. तो नैनो टेक्नोलॉजी वाला हमने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आया था. अब आया है इसमें क्वेश्चन नंबर 7. तो H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज, ये बोला गया है. ठीक है. तो इसमें ऑप्शन है एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू और स्वाइन फ्लू. तो H1N1 अभी हमने पढ़ा था कि क्या चीज़ से एसोसिएटेड है? स्वाइन फ्लू से एसोसिएटेड है. फिर अपना आया हुआ है क्वेश्चन अगला 2019 में सीधे, ये जो अभी अपन ने टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12. तो देखो ये जो अभी हमने एक ऑप्शन जस्ट पढ़ा ना, ये किसकी वैक्सीन अवेलेबल है किसकी नहीं है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV. नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो इसमें हम पहले ये देख लेंगे कि कौन सा करेक्ट है, मतलब जो अपन को आसान हो रहा है वो अपन मार्क करते जाओ. तो हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV. फिर हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन. तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना कि हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी का है. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. मतलब इससे क्या पता चला कि जो A, C और D ऑप्शन है वो सही है. मतलब ये हमारे फ्यूचर एग्जाम्स के लिए या ये ऑप्शन है, ये हमको याद रखना है कि कभी UPSC इस टाइप के टॉपिक रिपीट करता है तो उस केस में हमको फ़ायदा हो जाए. तो गलत स्टेटमेंट क्या है कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, क्योंकि अब सही उसका क्या है कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है. अब देखते सही स्टेटमेंट देख लो एक बार. हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV. फिर नेक्स्ट है ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इफेक्टेड बाय HIV. फिर अगला है सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद HIV बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर्स. तो ये ठीक है, ये समझ आ गया अपन को कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. ठीक है. उसके बाद आते हैं हम 2020 में आया है क्वेश्चन नंबर 5.
ये अपने इसके हिसाब से, जो अपन ने शीट बनाई है उसके हिसाब से। तो 2020 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बोल रहा है न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो फर्स्ट है, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। तो ये जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव है किसके, निमोनिया के अगेंस्ट एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्टिस। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। तो जो डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक्स में वो कम हो सकता है। दीज वैक्सीन्स डो नॉट हैव साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये तो एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट हो गया ना। कभी भी आपने ऐसा सुना है कि किसी वैक्सीन का बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। तो 1 और 1 एंड 2, तो 2 थोड़ा जनरल स्टेटमेंट था, तो 1 और 2 दोनों सही हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 2022 के क्वेश्चन नंबर 14 में, जो हेल्थ का रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन नंबर 14। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अभी 8 था या 14 है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19, उस टाइम कोविड-19 बहुत न्यूज़ में था ना, इसलिए क्वेश्चन आ गया था कि कोविड-19 पेंडेमिक के हिसाब से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब इसमें बताना था कौन सा सही है। तो पहला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन्स नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। फिर स्पुटनिक 5 या स्पुटनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। और नेक्स्ट था, कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। तो ये वैक्सीन कौन सी टाइप की है ये बताना था। तो इसमें 2 और 3 बस सही है। ये mRNA वाली नहीं थी, कोविशील्ड जो थी ना वो लाइव वाली थी। ठीक है, तो ये mRNA नहीं थी। अब स्पुटनिक वाली है वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म वाली है, कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, इसलिए 2 और 3 इसका सही हुआ। तो जो हम हेल्थ वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो उससे हमारे यही वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमने हेल्थ वाले टॉपिक के PYQs अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज की ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज इन न्यूज़। तो फर्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। ये फाउंड कब हुआ था, 1948 में, एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड्स एंड चैम्पियंस ग्लोबल एफर्ट्स टू गिव एवरीवन एवरीवेयर एन इक्वल चांस टू लिव हेल्दी लाइफ। इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, अब इसके इनिशिएटिव्स क्या क्या है, MEDEVIS मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल है एक, जो इवेल्युएट करता है नेशनल रेगुलेटरी सिस्टम को फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान है, जो एम करता है टू टैकल डेंगू एंड अदर एडीज बॉर्न आर्बेडोवायरस जैसे जीका और चिकनगुनिया बाय फॉस्टरिंग अ ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। एक कोरोना वायरस नेटवर्क है जिसको कोविनेट बोलते हैं, और एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा बेसिक WHO का। अब नेक्स्ट है कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 86th सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन। कोडेक्स के सेशन में हमने पार्टिसिपेट किया है। फसाई रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ मेंबर इलेक्टेड ऑन अ जोग्राफिक बेसिस। तो फसाई ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है। अब कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन को देखते हैं। जेनेसिस क्या है, एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो एस्टैब्लिश की गई जॉइंटली बाय FAO एंड WHO। तो किसने एस्टैब्लिश की है, FAO ने और WHO ने मिलकर। ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स हेल्थ एंड इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। डेवलप्स फूड स्टैंडर्ड्स कॉल्ड कोडेक्स एलिमेंटेरिस। अब ये जो CA है, कोडेक्स एलिमेंटेरिस है, ये कलेक्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, गाइडलाइंस का और कोड ऑफ प्रैक्टिस का टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड। तो फेयर प्रैक्टिसेस भी इंश्योर करना है। जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, और ये क्या है, ये वॉलंटरी हैं। WTO एग्रीमेंट्स ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एनकरेजेस मेंबर्स टू हार्मोनाइज नेशनल रेगुलेशंस विद कोडेक्स एलिमेंटेरिस। तो उनके साथ अपन को ये इस चीज़ों को हार्मोनाइज करना है। इसके मेंबर कितने हैं, 189 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कोडेक्स भी समझ आया होगा, कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन, दैट इज CAC। अब हम आते हैं नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। तो फेरोप्टोसिस। तो फेरोप्टोसिस क्या होता है, एकदम ये न्यू टर्म है। ठीक है, ये कभी PYQ में आया नहीं है। A new study by researchers at Columbia found that ferroptosis is a major cell death mechanism that underlies COVID-19 lung disease। तो ये क्या है, सेल डेथ मैकेनिज्म है कि सेल्स कैसे मरते हैं, वो मैकेनिज्म है। तो फेरोप्टोसिस क्या है, इंट्रा सेल्यूलर आयरन डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ सेल डेथ है। कैसा,
इंट्रासेल्युलर है, which is usually accompanied by large amount of iron accumulation and lipid peroxidation during the cell death process. तो iron accumulation और lipid peroxidation है. Studies have shown that ferroptosis is closely related to pathophysiological processes of many diseases, such as tumors, nervous system diseases और kidney injury. इन सब चीज़ों से related है. ठीक है. फिर आते हैं हम अदर फॉर्म्स ऑफ सेल डेथ. तो इसमें क्या क्या होता है? एपोप्टोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है और ऑटोफेजी होता है. तो एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है. अब नेक्रोसिस क्या होता है? कि किसी डिसीज़ और इंजरी के कारण हो जाए सेल डेथ, तो होता है, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस. ऑटोफेजी क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्यूलर रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, मतलब खुद से होता है ऑटोफेजी. ठीक है. अब हम ये समझ आया होगा मेरे ख्याल से फेरोप्टोसिस क्या होता है. फिर इसको ना याद करना भी याद है. ऑप्टोसिस मतलब समझ आ गया सेल डेथ. अब फेरो से याद रख लेना आयरन, तो आयरन डिपेंडेंट है ये, तो याद हो जाएगा. ठीक है. फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोबायोटिक. तो साइंटिस्ट्स हैव अनकवर्ड अ न्यू स्ट्रेन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम. तो क्या किया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम को फाउंड आउट किया है. दैट कुड बी प्रॉमिसिंग प्रोबायोटिक फॉर फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. प्रोबायोटिक. अब प्रोबायोटिक होता क्या है? प्रोबायोटिक आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या यीस्ट, दैट आर इंटेंडेड टू हैव हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड और अप्लाइड टू द बॉडी. तो जिनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. अब लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो नेचुरली ऑकर होता है ह्यूमन गट में एंड अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन गट में मिलता है. इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्रेक डाउन शुगर्स लाइक लैक्टोस इनटू लैक्टिक एसिड. तो लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. दे कैन बी फाउंड इन योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड फूड्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा. On the other hand, prebiotics are foods, typically high fiber foods that act as food for human gut. अब प्रीबायोटिक क्या होते हैं? ये फूड होते हैं जो हाई फाइबर फूड होते हैं, दैट एक्ट एज फूड फॉर ह्यूमन गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यदि हम प्रीबायोटिक्स लेंगे तो फूड मिलेगा हमारे जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है xylitol. तो अब ये क्या होता है? रीसेंट स्टडीज़ हैव फाउंड दैट आर्टिफिशियल स्वीटनर xylitol. तो अब बेसिकली बस ये याद रखना है कि ये है क्या? ये तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है. क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर में पोज हेल्थ रिस्क. तो अब ये क्या है? एक शुगर अल्कोहल है दैट इज कॉमनली यूज्ड एज स्वीटनर. शुगर अल्कोहल्स कंबाइंड ट्रेट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स. कॉमन इंग्रेडिएंट इन शुगर फ्री च्यूइंग गम्स में होता है, डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड में होता है और ओरल केयर प्रोडक्ट्स में होता है. ठीक है. तो ये समझ आया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है थ्रोम्बोसिप्टोपेनिया सिंड्रोम. अब ऑस्ट्राजेनेका फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड दैट कोविड-19 वैक्सीन जो कोविशील्ड है हैड रेयर साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग TTS, थ्रोम्बोसिप्टोपेनिया सिंड्रोम. ठीक है. तो अब ये होता क्या है? रेफर्ड टू एज वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिप्टोमेनिया VITT occurs when a person has blood clots. तो थ्रोम्बोसिस होता है उस टाइम होता है टुगेदर विद अ लो प्लेटलेट काउंट. तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग भी होगी, मतलब ये भी होगा प्लस ये भी होगा, लो प्लेटलेट काउंट भी होगा. ये रेयर कंडीशन है इन विच ब्लड क्लॉट्स फॉर्म इन अनयूजुअल प्लेसेस इन द बॉडी. तो कहीं भी अनयूजुअल प्लेसेस में ब्लड क्लॉट हो जाता है. इट कैन अफेक्ट अ पर्सनस ब्रेन, एब्डोमेन, लंग्स और आर्टरीज, कुछ भी इम्पैक्ट कर सकता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है वेट लॉस ड्रग्स क्या होती हैं. रिसर्च रिवील्स दैट मेडिकेशंस डिजाइन टू कॉम्बैट ओबेसिटी कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग अ वेराइटी ऑफ अदर डिसीजेस. तो ये अदर डिसीजेस को ट्रीट करने में भी हेल्प कर सकता है. तो वेट लॉस ड्रग्स क्या होती हैं? वेट लॉस ड्रग्स मिमिक द एक्शन ऑफ गट हार्मोन कॉल्ड ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड. तो ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड को ये गट हार्मोन है जिसको ये ड्रग मिमिक करेगा उसके एक्शन को. अब ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड GLP-1 इज सिक्रीटेड फ्रॉम 3 मेजर टिश्यूज इन ह्यूमंस, जैसे एंटेरोएंडोक्राइन L cells in the distal intestine, alpha cells in the pancreas and central nervous system. अब GLP-1 क्या है? इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. तो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. अ हार्मोन दैट लोवर्स ब्लड शुगर लेवल एंड रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन विच इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल. तो ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है बेसिकली. दे सप्रेस एपेटाइट एंड स्लो डाइजेशन. तो एपेटाइट को कम करता है, भूख नहीं लगती, और स्लो डाइजेशन को भी मतलब सही कर देता है. मेकिंग पीपल फील full faster and longer, which reduces food intake. GLP-1 is broken down by enzymes in the body very quickly, so it sticks around for only a few minutes. तो ये थोड़ी देर तक ही रहता है बॉडी में. अब नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी. तो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी क्या है? साइंटिस्ट्स हैव सक्सेसफुली मैप्ड ब्रेन एक्टिविटी यूजिंग फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग. किसके थ्रू? फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के थ्रू. अब फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग क्या है? ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है दैट ऑफर्स सेंसिटिव, लार्ज स्केल और हाई रेजोल्यूशन न्यूरल इमेजिंग.
तो ये सेंसिटिव, हाई स्केल और हाई रेजोल्यूशन न्यूरल इमेजिंग को स्टडी करता है। अब अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी अबाउट 20 किलोहर्ट्ज साउंड वेव्स हैं टू व्यू बॉडीज इंटरनल ऑर्गन्स। तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करने के लिए ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज़ कर रहे हैं। कौन सी वेव्स को? साउंड वेव्स को। डज नॉट यूज़ एनी रेडिएशन मेकिंग इट फील इफेक्टिव एंड सेफर टूल। वर्किंग क्या है? ये बेस्ड ऑन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि एक कोई ऑब्जेक्ट है उसमें आप स्ट्रेन पड़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। अब एप्लीकेशन, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इन डायग्नोस्टिक मेडिसिन, अल्ट्रासाउंड इन अंडर वाटर एकॉस्टिक सोनार, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेरियस मटेरियल्स, वेल्डिंग एंड क्लीनिंग। तो इन सब चीज़ों में इसका एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिथेनॉल। Deaths have been attributed to methanol, that is methyl alcohol poisoning from illicitly produced hooch or spurious liquor, that is poor quality liquor. अब मिथेनॉल होता क्या है? CH3OH, CH3OH ऐसा, ठीक है। ऑल्सो नोन एज वुड अल्कोहल और स्पिरिट। इसको क्या बोलते हैं? वुड अल्कोहल और स्पिरिट भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कलरलेस एंड फेयरली वोलाटाइल लिक्विड है विद अ फेंटली स्वीट पंजेंट ऑर्डर। तो फेयरली वोलाटाइल लिक्विड है, स्वीट और पंजेंट ऑर्डर है इसका, फेंटली स्वीट पंजेंट ऑर्डर। कंप्लीटली मिक्सेबल विथ वाटर एंड इट इज़ एंटी फ्रीज एजेंट। तो एंटी फ्रीज एजेंट भी है। एप्लीकेशंस क्या है? यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निसेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, कैन बी यूज्ड एज बायोडिग्रेडेबल एनर्जी रिसोर्स। अब इम्पैक्ट क्या है? इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटीज कॉजेज इवन डेथ। तो डेथ भी हो सकती है यदि अपन ज़्यादा ले ले तो। नेक्स्ट टॉपिक है इथाइलिन ऑक्साइड। Singapore Food Agency has ordered a recall of India's spice product due to presence of ethylene oxide। तो क्या मिला उसमें? इथाइलिन ऑक्साइड। अब इथाइलिन ऑक्साइड क्या होती है? C2H4O, ठीक है, ये इथाइलिन ऑक्साइड है। एक कलरलेस और फ्लेमेबल गैस है विद अ स्वीट ऑर्डर, मीठी रहती है। यूज टू मेक अदर केमिकल्स इंक्लूडिंग एंटी फ्रीज, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स और एडेसिव्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड एंड स्टेरिलाइजिंग एजेंट फॉर मेडिकल इक्विपमेंट। अब हेल्थ इम्पैक्ट क्या है इसका? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन इरिटेशन ऑफ आइज, स्किन एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस एंड इफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकती है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। अब फसाई के डायरेक्शंस क्या है इथाइलिन के लिए? परमिट्स इथाइलिन फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग प्रोवाइडेड कंसनट्रेशन डज नॉट एक्सीड 100 ppm। एनी सोर्स ऑफ इथाइलिन गैस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ फ्रूट्स इज नॉट परमिटेड। तो इथाइलिन गैस को जो फ्रूट के लिए यूज़ करते हैं ना, बहुत लोग फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इट इज़ नॉट परमिटेड, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड। फसाई अलर्ट्स फ्रूट टेंडर्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद प्रोहिबिशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इन फ्रूट राइपनिंग। तो कैल्शियम कार्बाइड को भी यूज़ नहीं करना है और इथाइलिन को भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड क्या है? प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विक लाइम एंड कोक, लाइम विथ कोक। तो लाइम विथ कोक, लाइम को कोक के साथ हीट करते हैं जो रिलीज करते हैं एसिटाइलिन गैस विच कंटेन्स हार्मफुल ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। Use of calcium carbide for ripening fruits has been banned under FSSAI Regulations 2011. Next topic है Coalition of Epidemic Preparedness Innovation, CEPI। तो एशिया का फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है that has been inaugurated in फरीदाबाद हरियाणा under the CEPI, that is Coalition of Epidemic Preparedness Innovation। अब CEPI है क्या? ये 2017 में लॉन्च किया गया था इंडिया और नॉर्वे के द्वारा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी थे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी था उसमें। इसका एम क्या है? टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड एनेबल इक्विटेबल एक्सेस टू दीज वैक्सीन्स। तो ये सबको वैक्सीन्स अवेलेबल कराना, ये इसका एम है। क्या है इसका? कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, गावी। रोल ऑफ गावी वॉज हाईलाइटेड इन अ रिसेंट स्टडी लेड बाय WHO। तो जेनेसिस क्या है? ये लॉन्च किया गया था 2000 में। एक्सपैंड करना है इसके इम्पैक्ट को ऑफ द एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन लॉन्च्ड बाय WHO टू हेल्प द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्रीज कवरेज। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है? अलायंस इंक्लूड्स WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एज कोर फाउंडिंग मेंबर्स। तो इसके ये कोर फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार ऊपर से देख लो। इसमें था अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में फेरोप्टोसिस पढ़ा, प्रोबायोटिक पढ़ा, जिलिथॉल पढ़ा, TTS पढ़ा, वेट लॉस ड्रग्स पढ़े, फिर अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पढ़ा, मिथेनॉल पढ़ा, इथाइलिन ऑक्साइड दैट इज इथाइलिन, यूनियन कैल्शियम कार्बाइड, कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो बेसिकली ना ये छोटे छोटे टॉपिक थे,
इससे क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं हैं बट फ्यूचर में आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव एनर्जी का। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी के यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, तो क्वेश्चन जब हम न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लेंगे उसके बाद हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे फ्यूजन और फिजन में। तो फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? कंबाइनिंग टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। फिजन क्या है? स्प्लिटिंग हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर वंस। तो जैसे एग्जांपल क्या है फ्यूजन का कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलके बन जाएंगे हीलियम और एक न्यूट्रॉन निकलेगा और एनर्जी रिलीज होगी। फिजन में क्या है कि यूरेनियम 235 जब रिलीज होगा तो सीजियम बनेगा और रुबीडियम बनेगा और एनर्जी निकलेगी। अब एनर्जी रिलीज क्या है? रिलीज सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी देन फिजन, और इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन से। फ्यूल क्या होता है? लाइट आइसोटोप्स लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, और इसमें हैवी आइसोटोप्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम। अब बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इसके हीलियम और सम न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसमें प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अब चेन रिएक्शन, इसमें चेन रिएक्शन नहीं लगता है, इसमें चेन रिएक्शन होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब कंडीशंस क्या है? रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी ऑपरेट्स एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लोअर टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑपरेट करता है। अब इसका ऑकरेंस क्या है? हैपन्स नेचुरली इन स्टार्स, तो स्टार्स में नेचुरली होता है जैसे सन में। ये डज नॉट ऑकर नेचुरली ऑन अर्थ एंड नीड रिएक्टर्स, और रिएक्टर्स भी लगते हैं इसके लिए, ठीक है। फिर नेट एनर्जी गेन क्या है? इट इज़ क्रिटिकल फॉर कमर्शियल फ्यूजन पावर which implies nuclear fusion process generates more energy than the nuclear fusion process consumes। तो net energy gain क्या होता है कि जितना वो एनर्जी यूज़ करता है उससे ज़्यादा एनर्जी वो बना देता है। तो ये बेसिक हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में। अब हम देखेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने परमिशन ग्रांट की है फॉर द फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी ऑफ अ 500 मेगावाट इलेक्ट्रॉन सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो उसके लिए परमिशन दिया है। तो अब ये क्या होता है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो कलपक्कम में तमिलनाडु में कमीशन किया गया है भाविनी द्वारा, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये क्या? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। अब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रेसिडेंट ने 1983 में इस्टेब्लिश किया था एज पर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। मिशन क्या है? इंश्योर करना है यूज़ ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कॉज अनड्यू रिस्क टू हेल्थ ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट, तो अनड्यू रिस्क ना हो पीपल और एनवायरमेंट को। अब अबाउट द फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी, अब क्या होता है क्रिटिकलिटी? तो क्रिटिकलिटी इज द इनिशियल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ रिएक्टर टू सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्टर को सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन पे लाना फर्स्ट टाइम के लिए। द कंप्लीशन ऑफ कोर लोडिंग विल इफेक्टिवली मार्क द फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी। तो कोर लोडिंग होगी तो उससे फर्स्ट पता चल जाएगा कि पहली बार क्रिटिकलिटी अचीव किया है। अब कोर लोडिंग होती क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग न्यूक्लियर फ्यूल असेंबलीज इनसाइड द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोर न्यूक्लियर फ्यूल को प्लेस करना। अब व्हाट इज़ द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन्स टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ करता है टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल, फ्यूल ज़्यादा जनरेट करता है जितना वो कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विल यूज़ यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, तो मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल को यूज़ करेगा। यूरेनियम 238 ब्लैंकेट सराउंडिंग द फ्यूल कोर अंडरगोज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर टू प्रोड्यूस मोर फ्यूल विच इज़ वाई दे आर टर्म्ड एज ब्रीडर्स। तो ये ज़्यादा फ्यूल जनरेट करते हैं इसलिए इनको बोलते हैं ब्रीडर्स। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विल मार्क द स्टार्ट ऑफ स्टेज 2 ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो स्टेज 2 को मार्क करेगा ये, ठीक है। बाय ट्रांसम्यूटेशन थोरियम विल क्रिएट फिजाइल यूरेनियम 233 which will also be used as fuel in the third stage. World's first thorium-based nuclear plant Bhavini using uranium 233 is being set up at Kalpakkam. तो एक कलपक्कम में सेटअप हो रहा है। अब इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं। होमी जे भाभा, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है, उन्होंने डिवाइस किया था 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 में। इंडिया होल्ड्स अबाउट 2 to 3% of world's uranium reserves, but it possesses one of the most largest global thorium reserves. तो यूरेनियम रिजर्व्स 2 to 3% ही है, बट थोरियम रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम देख लेते हैं। तो स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर आता है, स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आता है जो भी हम पढ़ रहे थे, इसमें प्लूटोनियम यूज़ होता है, स्टेज 3 में एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर आता है। अब स्टेज 1 में जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं उसमें नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं, जिसमें 0.7% यूरेनियम 235 होता है, विच अंडरगोज फिजन टू रिलीज एनर्जी।
Remaining 99.3% is uranium 235 which is converted to plutonium 239. तो क्या होता है इसमें 0.7% यूरेनियम 235 होता है, 99.3% यूरेनियम 238 होता है जो कि कन्वर्ट होता है प्लूटोनियम 239 में। अब सेकेंड स्टेज में इसमें जो प्लूटोनियम यूज़ हो रहा है वही प्लूटोनियम को यूज़ करते हैं, तो मिक्स ऑफ प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238। अब प्लूटोनियम अंडरगोज फिजन प्रोड्यूसिंग एनर्जी और प्लूटोनियम 239। अब थोरियम 232 विल बी इंट्रोड्यूस्ड वंस सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ प्लूटोनियम 239 इज बिल्ट अप। और बीच में जब एकदम सफिशिएंट प्लूटोनियम 239 हो जाता है तो थोरियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब थर्ड स्टेज में क्या है, फ्यूल्ड बाय अ मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, तो इसमें थोरियम और यूरेनियम डालते हैं, थोरियम 232 और यूरेनियम 233 ये डालते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेज में। अब थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया देख लेते हैं। तो नियरली 25% ऑफ द वर्ल्ड्स थोरियम और मोनाजाइट इज अवेलेबल इन इंडिया। कितना? 25%। These are found in the beach and river sands in Kerala, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो कहाँ कहाँ? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। अब देखो ये बॉक्स में, देखो यहाँ पे बॉक्स में बना हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो अपन देखते कौन कौन से। तो नारोरा है यूपी में, ककरापार है गुजरात में, मद्रास में एक मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, फिर कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कायगा कर्नाटका में है, तारापुर महाराष्ट्र में और रावत भाटा राजस्थान में है। अब हम काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट 4 ऑफ इंडिजीनियस 700 मेगावाट इलेक्ट्रॉन काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट्स वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। अब ये होता क्या, ये गुजरात में है। इट इज़ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर दैट यूजेज नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल एंड हैवी वाटर एज मॉडरेटर। तो नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के जैसे यूज़ कर रहा है और हैवी वाटर मॉडरेटर के जैसे। यूनिट 4 एड्रेसेस द इशू ऑफ एक्सेस थर्मल मार्जिन्स। तो एक्सेस थर्मल मार्जिन का इशू रेज करता है। Thermal margin refers to extent to which reactor's operating temperature is below its maximum operating temperature। तो मार्जिन का मतलब बता रहे कि एक मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है और एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, तो इन दोनों में जितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं थर्मल मार्जिन। तो यूनिट 4 एड्रेसेस द इशू ऑफ एक्सेस थर्मल मार्जिन। तो जो एक्सेस थर्मल मार्जिन है वो एक्सेस थर्मल मार्जिन नहीं होगी अब, तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने न्यूक्लियर वाला बेसिक और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला टॉपिक ख़त्म किया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो PYQs, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो PYQs आए हुए हैं और जो न्यूक्लियर से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आगे जाके, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।